चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तो इसी धुन के साथ हम एक नया सीरीज का आरंभ करने जा रहे हैं। तो सीरीज का नाम है चलिए हंसते गाते कुछ सीखे। तो इसमें क्या होगा, जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, इट कैन बी फ्रॉम करंट अफेयर्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो किसी भी टॉपिक में हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। 5 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, उससे लंबा होना नहीं चाहिए। तो आज फर्स्ट है, फर्स्ट वीडियो है, तो ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है। तो हम कोई भी टॉपिक को रैंडमली चुनेंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ये वीडियो से आप लोगों को कुछ कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे उतना एडिटिंग वगैरह का स्किल्स नहीं आता, तो उतना शायद स्टार्टिंग में क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। तो धीरे धीरे इसके क्वालिटीज़ को भी हम इम्प्रूव करते जाएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो है हंसते खेलते कुछ सीखे सीरीज़ का। तो हमारा फर्स्ट वीडियो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फर्स्ट वीडियो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्यों है? तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो हमारा कंट्री भी हो सकता है, इंडिया, या अलग अलग जगह में वर्ल्ड के, जो रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ था उसका नींव जो रखा गया था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रखा गया था। जो जिससे बहुत सारे सिद्धांत हमने लिए हैं, हमारे कंट्रीज़ में भी हमने लिए हैं, रशिया ने भी लिया है, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ ने फ्रेंच से बहुत कुछ सीखा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत कुछ सीखा है। तो हमारे इस चैनल का रेवोल्यूशन भी, क्योंकि हमने बहुत दिन से वीडियो डाला नहीं है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इस सीरीज़ का आरंभ करता है। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। आई थिंक ये चैप्टर 1 में है क्लास 9th के, लेकिन इसको चैप्टर्स के पर्सपेक्टिव से हम नहीं जानेंगे, इसको एक जनरल नॉलेज के वीडियो की तरह से जानेंगे। ज़रूर क्लास 9 के बच्चे भी इसको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जाम के लिए ये वीडियो देख जाना आई थिंक इनफ नहीं होगा, क्योंकि हम शॉर्ट में जानेंगे, लेकिन रिवीजन के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोज़ के लिए क्लास 9 के बच्चे ज़रूर दिगराज सर के वीडियो देख सकते हैं, उनका वीडियोज़ तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो बिना कुछ देरी करे जरूर से जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऐसे नोट्स रखा है इसके लिए, डायरी में बुलेट पॉइंट्स लिख के रखा है, ताकि एक फ्लो में हम बता सकें। ये नोट्स मतलब बस इसका हेडिंग्स लिखा है टॉपिक का, ताकि फ्लो डिस्टर्ब ना हो। ऐसे आप लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं। आई थिंक इससे हेल्प मिलता है पढ़ाई करने में, एक फ्लो आपके मन में याद रह जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको एक सीन की तरह से सोचिए, मतलब मूवी का कोई सीन हो, हम पहले फ्लैशबैक की तरफ जाएंगे, फिर प्रेजेंट में आएंगे। वैसे देखिए, जब एक सीन इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा फोर्ट है, किला है राजा का, उसको लोग तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। वो फोर्ट कौन सा है? बेस्टाइल फोर्ट। किसका है? लुई 16, फ्रेंच के उस समय का रूलर। तो उसको क्यों तोड़ने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, इसी को हम जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक पे मतलब ओल्ड रिजाइम के टाइम में। ओल्ड रिजाइम क्या है? फ्रेंच सोसाइटी में ओल्ड रिजाइम उस टाइम को बोलते हैं जो 1789 से पहले का समय है। 1789 के पहले के समय को हम ओल्ड रिजाइम कहते हैं। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी कैसा था? तो उस समय 1774 में लुई 16, किंग लुई 16 राजा बने, और उनका 20 साल की उम्र में ही उनका शादी मैरी एंटोनाइट से हुआ, जो ऑस्ट्रिया का प्रिंसेस थी। तो उनकी शादी हुई मैरी एंटोनाइट से, और उस समय में बस वो 20 साल के थे। और उसी समय उनको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिला, जो राजपाट का को चलाने के लिए जो ट्रेजरी होता है वो खाली मिला। अरे, राजा बन गए, उनको एम्प्टी ट्रेजरी मिला, ये कैसी बात है? तो इसका कुछ रीजंस है क्यों उनको एम्प्टी ट्रेजरी मिला। क्योंकि उस समय जो यूएस है, अमेरिका और फ्रांस, उन दोनों की लड़ाई ब्रिटेन से थी। तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त हो जाता है। तो अमेरिका का भी दुश्मन है ब्रिटेन, और फ्रेंच का भी दुश्मन है ब्रिटेन। तो दोनों दोस्त दोस्त हो गए, अमेरिका और फ्रांस। उनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रेंच ने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, तो वहाँ उनका एक्सपेंसेस वहाँ पे बहुत गया। और वॉर का समय था ब्रिटेन के साथ, तो उसके कारण भी बहुत सारे पैसे का वेस्ट बोल सकते, वेस्टेज हो रहा था। और एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम भी था उस समय, क्योंकि उस समय सूखा पड़ गया था, ड्रॉट पड़ गया था। तो इन तीनों कारणों के कारण उनको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिला। तो इस एम्प्टी ट्रेजरी के कारण वो राजपाट चला नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक स्टेट जनरल स्टार्ट किया। अभी ये स्टेट जनरल क्या है, इसको जानने के लिए हमको 3 स्टेट्स के बारे में जानना पड़ेगा। स्टेट्स 3 क्या क्या था? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
फ्रेंच सोसाइटी के लोगों को इन 3 स्टेज में बांटा गया था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्या था? फर्स्ट स्टेट जो थे वो क्लर्जी थे, क्लर्जी या प्रीस्ट कम्युनिटी के जो लोग थे फ्रेंच सोसाइटी के, वो थे। उसके बाद आते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी वो जो राजा के राजघराने से थे, तो उसको नोबिलिटी कहा जाता है। और लास्ट में जो है वो कॉमन पीपल्स थे। कॉमन पीपल्स को टैक्स पे करना पड़ता था, और जो फर्स्ट 2 कैटेगरी है क्लर्जी एंड नोबिलिटी, वो लोग टैक्स पे नहीं करते थे। तो इसी कारण आप देखिए, जो लोग नोबिलिटी है वो लोग रिच है, क्लर्जी है वो रिच है, लेकिन वो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। और जो नॉर्मल पीपल्स है वो लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये तो होना ही है कि उनका ट्रेजरी एम्प्टी होगा। तो स्टेट जनरल को इसलिए बुलाया गया कि वो लोग मीटिंग कर सके कि टैक्सेस और थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो ये देख के लोगों को और गुस्सा आना था, लेकिन उससे पहले हमको 2 टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा, टिट एंड टाइल। ये टैक्सेस का 2 टर्म है। टिट क्या है? टिट ये 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर जो आप उनका आउटपुट होता था, वो उनको क्लर्जी को, प्रिस्ट को देना पड़ता था, क्लर्जी कम्युनिटी को देना पड़ता था। और टाइल क्या था? टाइल जो था वो डायरेक्ट टैक्स था जो नोबिलिटी को दिया जाता था। मतलब जो डायरेक्ट जो जैसे आजकल हम लोग टैक्स देते हैं, सैलरी का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को जाता है। टाइल डायरेक्ट टैक्स था जो उस समय के राजघराने को दिया जाता था। और टिथ था 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर जो आउटपुट है उनको क्लर्जी कम्युनिटी को देना पड़ता था। तो ये 2 उन लोगों के समय का टैक्सेस का फॉर्म था। और कुछ बातें हमको जानना जरूरी है। उस समय का जो इकोनॉमी था फ्रांस का, वो बहुत बढ़िया नहीं था। उस समय सब्सिस्टेंस क्राइसिस का समय चल रहा था। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि मतलब पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हो रहा है। तो उनको ब्रेड खरीदने के लिए, एक छोटा सा ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी एक थैला सामान मनी ले जाना पड़ता था। सोचिए आप, एक थैला भर के पैसा ले जाने से वो लोग एक ब्रेड का पैकेट खरीद सकते थे। तो वैसा होता था। तो उसी प्रोसेस को सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते थे। तो अब हम स्टेट जनरल के मीटिंग में आते हैं। तो स्टेट जनरल के मीटिंग का एक सिंपल सा फंडा क्या था कि हर स्टेट, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट है, हर स्टेट के पास एक एक वोट होता था। तो एक एक वोट के कारण क्या होता था, जो इट इज श्योर दैट क्लर्जी और नोबिलिटी के जो लोग थे वो कम मात्रा में थे, उनका पॉपुलेशन कम था। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था नॉर्मल पीपल का, नॉर्मल मास का। तो उनको वोट भी ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन सबको, हर स्टेट को एक एक वोट ही मिल रहा था। आप मान लीजिए, अगर 200 आदमी क्लर्जी से बिलोंग करते थे, 200 आदमी नोबिलिटी से बिलोंग करते थे, करीबन 1000 आदमी, 1000 आदमी नॉर्मल पीपल को बिलोंग करते थे। तो उनको अगर एक वोट दिया जाए तो उनका जो पर्सपेक्टिव होगा वो ठीक से जस्टिफाई हो ही नहीं पाएगा कभी। तो उस समय एक नया कम्युनिटी का इमर्जेंस हुआ था। वो क्या था? मिडिल क्लास, जो आजकल है। उस समय लोग या तो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे या तो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। वो बीच वाला कम्युनिटी, मिडिल क्लास वाला कम्युनिटी था नहीं। लेकिन उसके बाद जो गरीब लोग थे, उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया, उन्होंने ट्रेड्स करना स्टार्ट किया, वो लोग शॉपकीपर्स बने, लॉयर्स बने। तो एक नया कम्युनिटी स्टार्ट हुआ, वो हुआ मिडिल क्लास कम्युनिटी। तो ये मिडिल क्लास कम्युनिटी के जो लोग थे वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, तो वो लोग आवाज़ उठाना स्टार्ट कर चुके थे। तो उन लोगों के हिसाब से हर किसी को समान रूप से चीज़ें मिलना चाहिए और समान रूप से सबका इस स्टेट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, ये लोग तो इस बारे में एकदम मानना नहीं चाहते थे, और मिडिल क्लास लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाया। आजकल भी आप लोग देख सकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और या तो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, वो लोग उतना आवाज़ उठाते नहीं हैं। आजकल के समय में भी आप देखिए, कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो हुआ था, और या कुछ और कुछ स्कीम हुए थे, उसमें भी ज़्यादातर आवाज़ मिडिल क्लास लोगों ने ही उठाया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र मिडिल क्लास लोगों को ही करना पड़ता था। क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा पुअर लोगों को तो हेल्प कर देते हैं, और जो रिच बहुत ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा हेल्प का ज़रूरत पड़ता नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास लोगों को कुछ नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा आज भी, और उस समय भी वैसा। आजकल तो थोड़ा बहुत किया जाता ही है, उस समय तो कुछ भी नहीं किया जाता था। तो फिर से हम स्टेट जनरल में वापस आते हैं। तो जब राजा को बोला गया कि हमको एटलीस्ट 2 या 3 वोट मिलना चाहिए थर्ड स्टेट को,
और राजा ये बात जब ठुकरा देते हैं तो वो लोग स्टेट जनरल को छोड़ के चले जाते हैं, मीटिंग को छोड़ के चले जाते हैं। तो वो लोग कहाँ जाते हैं उसके बाद वो लोग जाते हैं टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में क्यों जाते हैं? टेनिस खेलने नहीं, वो लोग जाते हैं टेनिस कोर्ट ओथ लेने। ये टेनिस कोर्ट ओथ क्या था? ये टेनिस कोर्ट ओथ में वो लोग ये बोलते हैं कि वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे और वो लोग मोनार्की को हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होगा? राजा तो रहेंगे लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाएगा और उसके हिसाब से राजा को रूल करना पड़ेगा। तो दो चीज हमको याद रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के मिराब्यू और बेसियस, इन लोगों ने हेल्प किया था थर्ड स्टेट के लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, फोर्ट तोड़ा गया, राजा को परेशान किया गया, तब जाके राजा ने मान लिया कि हम समझौता कर लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने दे देते हैं। तो ये राजा ने किया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे काम करता था इसको जानना जरूरी है। मैंने ऐसे माइंड मैप टाइप का बना के रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा। ये माइंड मैप में मैंने लिखा हुआ है कैसे काम करता है। तो आजकल के थोड़ा सा यहाँ पे छाप दिखने को मिलता है। उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको 3 भाग में डिवाइड किया, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। आजकल के हिसाब से जुडिशियरी में एक जज होता है, वो जजमेंट देते हैं। एग्जीक्यूटिव में रूलर्स होते हैं जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, और लेजिस्लेचर वो होते हैं जो लॉज को बनाते हैं। तो जो हमारे अभी यहाँ पे लेजिस्लेचर में है वहाँ पे नेशनल असेंबली था। नेशनल असेंबली को इलेक्ट करने के लिए इलेक्टर्स को दिया जाता, इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे एक्टिव मेंबर्स। थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये मान लीजिए एक्टिव मेंबर्स है। एक्टिव मेंबर्स कौन है? एक्टिव मेंबर्स मतलब जो प्रॉपर्टी मैन है, नॉर्मल लोगों में जो थर्ड स्टेट है उसमें जो प्रॉपर्टी मैन है, सिर्फ प्रॉपर्टी मैन, कोई वुमन नहीं, और जिस मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं है उन लोग के पास भी ये राइट नहीं है। तो ये एक्टिव मेंबर्स मिलके यहाँ पे आपका जो इलेक्टर्स होते हैं इनको इलेक्ट करते हैं, वोट देके इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। और ये इलेक्टर्स जो है वो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते हैं। और नेशनल असेंबली जो होता है, नेशनल असेंबली लॉज बनाते हैं, किंग एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद जज उस लॉ के बारे में जजमेंट देते हैं। और जज को इलेक्ट भी एक्टिव मेंबर्स ही करते हैं। ये जरूरी है। एक्टिव मेंबर्स उस समय बस प्रॉपर्टी मैन थे, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं था और वुमन, वो लोग वोट नहीं कर पाते थे। तो ये जो रिजाइम नहीं बोलेंगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कुछ दिन के लिए चले, लेकिन इसको भी ओवरथ्रो करने की जरूरत आ गई थी, क्योंकि जो आपका लोअर कम्युनिटी है उनका मतलब अपर मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास में है, उन लोग के पास प्रॉपर्टीज नहीं था, तो वो लोग वोट नहीं कर पा रहे थे और वुमेन्स भी वोट नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो इसी को काउंटर करने के लिए और इसी को हटाने के लिए और एक रिजाइम आने वाला था। लेकिन उससे भी पहले किंग जो है उन्होंने जरूर से मान लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बात को, लेकिन वो किंग पर्शिया और बस पर्शिया से एक सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहे थे, बोल रहे थे कि पर्शिया आके नेशनल असेंबली को अटैक कर दे और उसको ओवरथ्रो करके फिर से किंग और दोनों किंग भाई भाई मिलके रूल करेंगे, पर्शिया और फ्रांस मिलके, फ्रांस के किंग्स मिलके। क्योंकि देखिए अगर अभी फ्रांस में रेवोल्यूशन अगर आ गया तो ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलेगा और पर्शिया में भी जाएगा। तो ये इसी बात को करते हुए दोनों किंग ने नेगोशिएशन किया और ये कहा कि हम अटैक करेंगे नेशनल असेंबली में और ओवरथ्रो कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। लेकिन ये बात पता चल जाता है और इसको उसके बाद नेशनल असेंबली मिलके किसको ऑस्ट्रिया और पर्शिया को अटैक कर देता है। ऑस्ट्रिया सोचेंगे हमको क्यों अटैक कर दिया, इसलिए क्योंकि ये ऑस्ट्रिया जो है वो किंग के ससुराल थे। ससुराल मतलब वो शादी किया था मैरी एंटोनाइट से जो ऑस्ट्रिया से थे, तो वो लोग सोचे थे ऑस्ट्रिया से भी उनको कुछ सपोर्ट मिल सकता है, तो इसी कारण उन दोनों जगह पे अटैक कर दिया। उसके बाद कुछ क्लब्स इमर्ज हुए, क्लब्स मतलब कुछ कम्युनिटी इमर्ज हुए, क्योंकि मैंने बोला था कि जो नेशनल असेंबली में भी था वो उसमें भी वोटिंग राइट बस उनके थे जो प्रॉपर्टी मैन थे। तो जो प्रॉपर्टी मैन नहीं थे वो जैकोबिन्स क्लब को आके ज्वाइन करते। जैकोबिन्स क्लब को मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर ने फॉर्म किया था। मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो वो लीडर थे जैकोबिन्स क्लब के, और जैकोबिन्स क्लब में लेस प्रॉस्परस सेक्शन थे थर्ड स्टेट के। और ये ये लोग अलग कर रहे थे, एक तरह के कुछ कपड़े पहनते, लाल हैट पहनते थे और एक
ट्राउजर पहनते थे, और वो लोग वो बूट जो थे वो नहीं पहनते थे जो नोबिलिटी या क्लर्जी पहनते हैं या अपर क्लास के लोग पहनते हैं। तो ये लोअर क्लास के लोग इक्वल राइट्स मांग रहे थे। तो इसी के साथ जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर है, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था, गुलेटाइन। वो गुलेटाइन डॉक्टर गुलेटाइन ने बनाया था। वो कुछ इस तरह का मशीन था, ऐसे दो पोल होते थे। अभी तीसरा हाथ तो नहीं है, मैं ब्लेड कैसे दिखाऊं। मान लीजिए ये दो पोल है, ये एक ब्लेड है, यहाँ पे एक सर रखने के लिए जगह होता था, और रस्सी खोल देने से ये ब्लेड धड़ाम से उस सर को काट देते थे। तो गुलेटाइन कुछ इस तरह से काम करता था। होप आपको आइडिया मिल गया होगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। इसको डॉक्टर गुलेटाइन ने बनाया था, और इसको मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर ने यूज किया था फांसी देने के भी। तो पहले हमारा स्टेट जनरल था जो लुई 16 होल्ड करते थे, उसके बाद नेशनल असेंबली आया जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया। उसके बाद कन्वेंशनल गवर्नमेंट आया। कन्वेंशन ये था जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर उसको हेल्प कर रहे थे। तो इसमें क्या होता, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर ने सारे लोगों को जो लुई 16 थे उनके वाइफ थे सबको गुलेटाइन कर दिया, उनको मार डाला। उसके बाद खुद को लीडर के हिसाब से लाया फ्रांस का। तो स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूलर थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब आप बोल सकते थे हिंसक टाइप के रूलर थे। उन्होंने लोगों को उनके अगर ओपोजिशन में किसी ने भी बात किया उनको गुलेटाइन से मार दिया करते थे। तो उस समय को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रेन ऑफ टेरर मतलब आतंक का पीरियड। तो लोगों को एक डर था, उनके जो सपोर्टर्स थे उनको भी डर था कि कब उनको मार दिया जाए, उनको कुछ खबर ही नहीं था। तो ये भी जो पार्ट था कन्वेंशनल गवर्नमेंट को लोग मान नहीं पा रहे थे, उसको भी रेन ऑफ टेरर का नाम दे दिया गया था। तो इसी के साथ हम एक थर्ड पार्ट में आ गए हैं। तो इस समय सब कुछ ठीक था, ब्रेड वगैरह का दाम कम हो गया था, उन्होंने इक्वालिटी लाया था, वोटिंग राइट्स अभी सभी के पास था। इस समय तक सभी के पास था, मतलब वुमेन्स के पास नहीं था, बाकी हर तरह के लोगों के पास, वुमेन्स को छोड़ के हर तरह के लोगों के पास वोटिंग राइट्स थे। लेकिन वुमेन के पास तो नहीं थे। लेकिन इस समय में जो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल चल रहा था, इससे लोग तंग हो गए थे। तो एक समय में उनको ही गुलेटाइन कर दिया गया, मतलब मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर को ही गुलेटाइन कर दिया गया। 1793 से 1794 के पीरियड तक उन्होंने रूल किया, और एट लास्ट उनको गुलेटाइन कर दिया गया। उनको गुलेटाइन करने के लिए जजमेंट आया, और एट लास्ट वो भी गुलेटाइन हो गए। इसी पीरियड के बाद फिर से और डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हुआ। तो फिर से हम स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले स्टेट जनरल था, उसके बाद नेशनल असेंबली आया, उसके बाद कन्वेंशनल गवर्नमेंट जिसको रेन ऑफ टेरर का पीरियड माना जाता था, उसके बाद डायरेक्टरी रूल। अभी डायरेक्टरी रूल क्या है, तो यहाँ पे 5 मेंबर थे। 5 मेंबर डिस्कस करके लॉज बनाते थे, उसको एनफोर्स करते थे। इसमें फिर से प्रॉपर्टी मैन को वोटिंग राइट्स दे दिया गया था। 5 मेंबर्स क्यों थे, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर एक अकेला आदमी था जो कंट्रोल कर रहा था, वो उनको जो मन में आया वो करने लगे। इसी कारण अभी ये हिसाब किया गया कि हम 5 लोग लेंगे, 5 लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद लॉस को एनफोर्स किया जाएगा। कुछ दिन तक ये चला, लेकिन इन 5 लोगों के बीच में झगड़ा होने लगा। ये अगर बोलता था ये प्लान ए हमारा सही है, ये बोलता था प्लान बी सही है, ये इसको सपोर्ट करता था, ये इसको सपोर्ट कर देता था, तो सबके बीच में लड़ाई हो जाता था, कोई भी लॉ एनफोर्स ही नहीं हो पाता था। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्टेबल गवर्नमेंट का टाइप, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, रूलिंग का टाइप माना गया। फिर से ये भी कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा नाम आता है, ये नाम आपने ज़रूर से सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसके बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्ट इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हैं, और वो खुद को डिक्टेटर घोषित कर देते हैं फ्रांस का। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो किसी किसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे भी थे, ये हमारा आज के टॉपिक में नहीं है, लेकिन उनका जो शासन करने का तरीका था वो बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने यूनिफॉर्म वेइंग मेजर्स लाया और बहुत कुछ सामान लाए, डेसिमल सिस्टम लाया, जिससे रूलिंग बहुत ही बढ़िया हुआ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में वो जरूर से कुछ खराब लैकिंग भी करते थे। उन्होंने यूरोप को अलग अलग जगह से उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया, और एट लास्ट बैटल ऑफ वाटरलू में उनको हरा दिया गया, और उसके बाद नेपोलियन का भी डेथ हो गया। तो इसी के साथ हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का, आई थिंक 1799 तक हम पहुंच गए। 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने पीरियड को खत्म कर दिया। तो लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट टेक ओवर कर लेते थे एक मिलिट्री डिक्टेटर के हिसाब से। उस समय में वो जनरल थे। तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहा हूँ यहाँ पे आपको बोलने के लिए। जो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते थे, उसका डेट कुछ मैं भूल रहा हूँ, 1813 या कुछ था। मैं देख के आपको बता रहा हूँ अभी जल्दी से।
हाँ, वो बैटल था 18 जून 1815। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कब नेपोलियन हारा था। तो 1799 से 1815 तक नेपोलियन ने रूल किया। बहुत बढ़िया रूल भी कहीं कहीं पे किया, कुछ कुछ चीज़ों में लैग भी करे। तो एक रूलर का दो जरूर नज़रिया होता है, कभी कभी कुछ चीज़ों में अच्छे भी होते हैं, कुछ चीज़ों में खराब भी होते हैं। लेकिन नेपोलियन आई थिंक कि वो एक अच्छा रूलर ही थे। उन्होंने यूनिफॉर्म वेइंग मेजर्स लाया और उन्होंने काउंटिंग के लिए भी डेसिमल सिस्टम लाया जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे आई थिंक कि आप लोगों को भी सीखने को मिला। इस इन सिद्धांतों से हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत कुछ लिया गया था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उससे भारत ने भी बहुत कुछ लिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक नींव था रेवोल्यूशन का यूरोप में, और उसी को पूरे वर्ल्ड ने ग्रहण किया और अपनी अपनी जगह में उन्होंने रेवोल्यूशंस लाया। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक शॉर्ट आई थिंक शॉर्ट वे में समझा। आशा करते हैं आपको पसंद आया। और अभी हर रोज़ एक नया नया टॉपिक में मैं वीडियो देने का कोशिश करूँगा। हर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन में, सप्ताह में 4 दिन वीडियोज़ आएंगे नए नए टॉपिक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहीं कुछ गलती मिला है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। अच्छा लगा है तब भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा है तब भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।